कभी चिराग को देखोगे समझ जाओगे वह रोशनी के लिए कितनी रात जागा है। लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत बार आता है, कई बार शुरुआत में ही, कभी बीच में और फिर कभी कैरियर के जब एकदम चढ़ाव पे होते हैं तब भी आता है। लेकिन उससे कैसे कॉप अप करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं ये भी एक कला है। और इस कला के माहिर हैं हमारे एक बहुत ही ज़हीन, बहुत ही मशहूर राइटर, एक्टर और फिल्म से जुड़े हुए जीशान कादरी साहब। आज उनसे मुलाकात खास। जीशान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। लोगों को संघर्ष शुरुआत में करना पड़ता है कि उनको कोई मौका मिल जाए, फिल्म मिल जाए या जो भी फील्ड में काम करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो गैंग ऑफ वासेपुर ऐसे मिल गई जैसे कि झोली में। तो क्या रहा वो एक्सपीरियंस और फिर कैसे मुश्किल हुई? देखिए, एक्चुअली आपने जो बात की वो बहुत सही है। मैं तो 2009 के मार्च में बॉम्बे उतरा था और बहुत ज़्यादा समय भी हाथ में लेके नहीं उतरा था। मैं ऐसे ही गया था कि यार 6 महीने में देखूंगा, बॉलीवुड ट्राई करता हूँ, कुछ हुआ तो ठीक है, वरना फिर बैक टू लाइफ, नॉर्मल लाइफ अगेन। और उसी बीच में अनुराग सर से मुलाकात हुई, उनको वासेपुर की कहानी पसंद आई, फिर हम लोगों ने लिखना शुरू करा। फिर वासेपुर गए, लिख के आए, तो वो ऐसा हो गया कि 2 पार्ट्स में बनेगी, फिर वो चीज़ें रहीं। तो इसमें एक समय लगा, 3 साल का समय लगा। और इस 3 साल के समय में 2012 में फिल्म रिलीज़ हुई, तब तक मैं आराम नगर 40 में वो ऑफिस था, मुझे अभी तक याद है। तो हम लोग काफ़ी उसमें बैठा करते थे। और चूँकि मैं बहुत ही ज़ीरो भी आप नॉर्मली नहीं कह सकते, मैं माइनस में था जब आप इंडस्ट्री की बात करें और चीज़ों की, और कि राइटिंग कैसे होगी, क्या होगी। हालांकि जब मैंने जब अपनी वासेपुर की फिल्म लिखी थी तो वो मैंने बड़ा नॉवल टाइप लिख दिया था और बहुत ही बड़ी स्क्रिप्ट थी, बहुत ज़्यादा 800-900 पेज लिख करके मैं चला गया था। तो सर ने यही बोला था उस टाइम अनुराग सर ने कि यार लिखा तो तूने बड़े मज़ेदार नॉवेल है, मगर स्क्रीन प्ले के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा मेरे साथ। तो फिर उनके साथ ही बैठा, मैं स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं वो चीज़ों को सीखा। वो थे वासन बाला। तो माने आप ये सोच के नहीं शुरू किया था कि फिल्मों में ये लिखना है और मुझे स्क्रिप्टिंग ही करनी है? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो गया, मैं कुछ और गया था। मैं तो गया था एक्टिंग करने के लिए कि मैं एक्टिंग अच्छा। और मैंने बड़े वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो कॉस्ट्यूम्स ले लेके फ़ोटो खिंचवाना और ये करना और ऑडिशंस पे जाना, वो सब करा शुरुआत में। मगर उसी दौरान मैंने फिल्में देखना शुरू करी जिसको वर्ल्ड सिनेमा कहते हैं, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की बाहर की फिल्में होती हैं। और उसमें कुछ वर्ल्ड सिनेमा इतने मीनिंगफुल थे, इतने ज़बरदस्त थे, इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज वाले थे या इतने बोल्ड थे कि वो देख के ऐसे हो गया कि यार इस तरह की फिल्में ये क्यों बनाते हैं और हम क्यों फिल्म में आप हीरो बनने के लिए गए थे या एक्टिंग करने के लिए गए थे, तो थॉट तो होगा कि किसकी तरह, सलमान की तरह, शाहरुख की तरह, इनकी तरह, या क्योंकि 2012-11 से पहले नवाजुद्दीन टाइप के लोग हीरो नहीं समझे जाते थे। मतलब नहीं लगता था कि वो फिल्मों में हीरो की तरह इतने बड़े पावरफुल होकर के आ सकते हैं। ये बाद में ट्रेंड शुरू हुआ कि नॉर्मल दिखने वाले या नई जगह से आने वाले लोग भी फिल्म के सेंटर में आ गए। तो ऐसे में जीशान साहब आप देखते कैसे थे? मैं तो फिल्म का हीरो, देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो अपने आप को सलमान खान ही समझ के गया था। अच्छा जी, बिल्कुल वही मैं जानता हूं। और क्या होता है कि जब बचपन से जब एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ फैन शाहरुख साहब के हैं, कुछ फैन सलमान खान के हैं, तो वो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि मेरा जो सुपरस्टार है जिसको हम चाह रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा एक्टर है, वो ज़्यादा बड़ा स्टार है तुम्हारे वाले से। जैसे क्रिकेट में होता है, कोई सचिन बन जा रहा है, कोई धोनी बन जा रहा है। जी। तो वो इतना चला हमारी तरफ कि हम लोग तो ऐसे थे कि मार देंगे फाड़ देंगे, भाई सलमान के बारे में नहीं सुनेंगे। ये तो खैर होता ही है। तो फिर वो सलमान खान जो लेखक के रूप में कागज पे कैसे आ गए? तो वो तो देखिए, वो एक चाहत थी, समझ नहीं थी। पर जब फिल्में देखी, चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा यार ये कहानियाँ कहनी, ये कहानी मैं कह सकता हूँ, इससे अच्छी कहानी मैं कह सकता हूँ। तो वो जब मैं लिखने गया और जब मैं लिख के लेकर के आया और बाकी भी चीज़ें उसके साथ साथ लिखना शुरू की और लोगों ने जब पढ़ा, अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी समझ में आता है कि यार चाहना कुछ और है और मेरे अंदर समझ किसी और चीज़ की है। तो फिर उस लाइन में भी आगे बढ़ के क्या राइटिंग करते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर एक डायरेक्शन भी करी मैंने, मेरे ठिया गैंगस्टर। वो बड़ा स्ट्रगल वाला डायरेक्शन था, खुद सारी चीज़ें जुगाड़ करना, खुद सारे लोगों से। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम जब एज अ डायरेक्टर होते हो और आपके साथ कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं हो प्रोड्यूसर का, तो बड़े स्टार कास्ट भी नहीं आते, बड़े टेक्निक नहीं। लेकिन एक बात और भी है, जब कोई नई डायरेक्शन शुरू करता है तो या तो उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, तो पैसे वैसे कहाँ से लगाया आपने? नहीं, पैसे तो बताया, मेरे पास फंड्स तो आ गए थे। जैसे यहाँ आप नोएडा गाजियाबाद के एक बिल्डर हैं बड़े नामी, प्रतीक ग्रुप्स। तो प्रतीक ग्रुप्स
आगे थे एज अ पार्टनर उसमें, वो पैसा फंड्स उन्होंने लगाया। मगर चक्कर ये है कि प्रतीक ग्रुप्स भी उस टाइम पे फिल्मों में कोई ब्रांड नहीं थे। तो होता क्या है कि इंडस्ट्री में लोग ये देखते हैं कि यार फिल्म इनके साथ कौन सी स्टूडियो जुड़ी है, क्या टी सीरीज जुड़ी है, क्या जंगली फिल्म्स जुड़ी है, वायाकॉम जुड़ी है या यूटीवी जुड़ी है, क्योंकि उनको पता है खेल क्या है, उनको पता है कि इसको हम लार्जर रिलीज कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि कॉर्पोरेट कोई इंडस्ट्री का ही हो। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रगल हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े स्टार कास्ट तो नहीं थे। हालांकि नुसरत भरूचा और मुकुल देव, संजय मिश्रा, तो ये लोग तो थे मेरी फिल्मों में। मगर ठीक है, वो फिल्म बनी, अनुराग सर को ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, अभी भी आता है कि यार इसका पार्ट 2 बनाइए। तो उस तरह की चीज़ें रहीं, मगर हम लोगों मैंने यार चीज़ों को बहुत इन्जॉय किया है लाइफ में। तो अच्छा, जब हीरो बनने गए होंगे तो जैसे थॉट आया सलमान खान का, ये भी आता होगा कि अरे मैं जब अगर मुझे मौका मिला तो ये मेरी हीरोइन होगी या ये मेरे स्टार कास्ट होगी, कुछ आता है। देखिए, ये जो फिल्म की दुनिया है बहुत ही सपने की दुनिया है और इसमें सपने देखने की लिमिट नहीं है। तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं तो फिर आप एक्टर नहीं हो सकते, आप सपने नहीं देख सकते। तो इसमें देखते तो सब हैं, तो देखा क्या आपने? भाई मैं आपको सही बताऊं, मतलब सलमान खान के फ़ैन हम इसलिए नहीं थे कि वो हीरोइनों के साथ रोमांस कर रहे हैं। हम सलमान खान के फ़ैन इसलिए थे क्योंकि वो विलेनों को कूट रहे हैं। वाह वाह वाह, ठीक है। तो कूटना चाहते थे आप। लाइफ में कुछ ऐसा रहा जिसको कूटने की बड़ी इच्छा रही हो और कूट नहीं पाए हो, इसलिए? नहीं कूटेंगे, सही कहा, फिल्मों में जाएंगे कूटेंगे। नहीं, अब जिसकी ख्वाहिश रही है हमें जिंदगी में कि कूटेंगे, उसे कूटा जरूर है। पर्सनल लाइफ में वाह। तो जीशान कादरी का ये रूप भी देख लीजिए, लिखते हैं जैसा वासे पर लिखा, उसके अलावा रियल जिंदगी में कूटते भी हैं। केस भी हुए इसीलिए आपके खिलाफ? हाँ, 2-4 मुकदमे भी हुए। तो वो मारपीट के ही थे या कुछ और था? नहीं, देखिए तरह तरह की मुकदमे हुए। हमारे तरफ एक कहावत है, जब आप किसी का कुछ बिगाड़ ना पाओ ना तो उसका नाम बिगाड़ दो। हाय हाय, क्या बात है, सही बात है, नाम बिगाड़ दो। तो अब आप मुकदमे देखिए, एक गाड़ी का मुकदमा हुआ था मेरे पे। अब हंसी की बात यह है कि अब चूंकि बात हो रही तो मैं आपको बताऊं, अब अभी तक तो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा इस बारे में। जो लेडी थी उसने कोर्ट में आके लिख के दिया है कि मेरे से माफी गलती हो गई और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग से FIR हो गया था इसके ऊपर। ये कंसेंट है कोर्ट का। लेकिन उन्होंने आरोप तो ये लगाया था कि आपने गाड़ी ली और गाड़ी रख ली और पैसे नहीं दिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट में ये FIR कॉश हो गया है। जब FIR कॉश होता है तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के दोगे ना, दो पार्टी के बीच में रजामंदी हुई है, समझौता हो गया। तो समझौते में क्या होगा कि भाई इसने मेरे पैसे दे दिए गाड़ी के, यही होगा ना। पर वहां लिखा जाता है कि गलती से मेरे द्वारा जीशान कादरी पे FIR हो गया। कूट दिया था क्या आपने? आउट ऑफ द कोर्ट जा करके कूट दिया था? क्योंकि नहीं, वो उसको तो जब केसी कोर्ट में तो सेटल भी कोर्ट से ही होगा। अच्छा, तो हमने कोर्ट से ही सेटल करा पहले। हमने कहा आओ आप कोर्ट ही आओ। तो उसमें सेटल ऐसे हुआ कि जो इंस्पेक्टर थे, जहाँ मलाड थाना में एक केस था, तो उनके साथ जब हम बैठे और सारे लोगों को बुलाया और सारी चीज़ें सामने रखी, तो जब उसने बताया कि मैडम ये तो FIR आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा, ये तो आपने करवाया तो हमसे ज़रूर है लेकिन गलत है। हाँ। तो फिर वो जिससे इन्होंने गाड़ी दी थी, जिस आदमी को, मनीष नाथवानी नाम था उसका, और मनीष नाथवानी ने इनको पैसे दिए, DD दिए, इन्होंने उसको सेल लेटर जो देना था दिया, और वहाँ पे लिख के दिया कि जीशान की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने खामखा जीशान कादरी पे FIR किया। तो आप खुद एक चीज़ सोचो कि 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, हर रोज 1,500 गाड़ियां चोरी हो रही हैं, हर रोज कम से कम। ये चोरी का थोड़ी FIR था, ये तो PR का FIR था। हाँ, उसमें तो कुछ ऐसा एलिगेशन था कि हाँ गाड़ी जो है उसका तो हमने दी थी और उसके बाद उन्होंने वापस नहीं। तो 1,500 गाड़ी चोरी होती है। आप मुझे आज कितनी गाड़ी चोरी, रिपोर्ट बताओ, बता पाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है। इसको तो PR किया गया ना, तब तो आपको पता है। आप पूरी मीडिया प्रेस को बुला करके PR कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको तो FIR कर दिया था, आपको कोर्ट से न्याय मिल जाता, आप मीडिया में क्यों गए? तो आखिरकार जब उन्होंने मुकदमा ये दिखा दिया कि आपने गाड़ी वाले में मामले में फ्रॉड किया, उसके बाद फिर ये तमाम जो चल रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पब्लिक में आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्या था ये? भाई उसको कौन जानता है, आप जानते हो उन्हें? अच्छा, यही बात आप कह रहे थे कि जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सको तो नाम बिगाड़ दो। कादरी का नाम बिगड़ा कहाँ, इसमें तो बढ़ गया। और क्या इसमें नाम मेरा बढ़ेगा? मुझे कौन नहीं जानता था भाई? मीडिया तो तभी आई जब मेरा नाम सुनी, अरे गाड़ी चोरी का एलिगेशन है, आ जाओ सुनो क्या है, क्या गाड़ी चोरी कर ली। अब उस औरत को कौन जानता है?
कौन जानता है उसे, बताओ आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। तो वो शायद आपके नाम का सहारा लेना चाह रहे होंगे। फुल लिया उसने, और उसने पूरी मीडिया को बुला करके बताया कि भाई देखो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। इसमें कुछ एक छोटे मोटे लाइजनर भी हैं, जो सरकारी लाइजनर होते हैं, मूंछों पे ताव देते हैं, तो उनको भी बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी पहुंच है, और उन्होंने डीसीपी वीसीपी को कॉल करके, वो डीसीपी का भी नाम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रुक गया, कानून में लड़ाई जब रहती है तो कानून में ही लड़ी जाती है। तो डिफेमेशन केस भी एक बना रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं, करेंगे, सबको कोर्ट में लेके आएंगे कि भाई बताओ। तो आखिर उसके पीछे पर्पस क्या था, क्या हासिल कर लेते? उनका प्रोडक्शन हाउस था, वो अपना कुछ टाई अप कर रही थी, तो क्या उससे? आज गूगल पे है वो लेडी। तो गूगल पे आने के लिए इतना मैं शायद बिग बॉस चली जाऊंगी। उनको लगा मैं कंट्रोवर्शियल क्वीन हो जाऊंगी। भाई किसी की सोच का तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो सोचा ही होगा उसने। अच्छा चलिए दूसरी बात पे आते हैं। जब जीशान कादरी 2009 में पहुंचे फिल्म नगरी, जहां सपनों को दुनिया हीरो बनना है, सलमान खान बनना है, तो सलमान खान से ये लिखने वाले पर सेटल कैसे हो गए आप? नहीं, लिखने वाले पे तो आज भी सेटल, क्योंकि ये कीड़ा होता है। अगर किसी को हीरो बनना है या फिल्मों में काम करना है तो वो देखेगा सामने तो उसका सीना धड़केगा, वो नहीं मान पाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल सेटल नहीं हुआ हूँ राइटिंग पे, आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक्टिंग मैं अभी भी करता हूँ, बहुत सारे शोज आ गए मेरे भी। लास्ट फिल्म शाहिद कपूर के साथ ही ब्लडी डैडी, मगर उस तरह का जो एक लीड कैरेक्टर करूँ और मैं अपने कंधे पे एक पूरी फिल्म निकाल दूँ, तो मुझे लगता है कि अभी तो वो टाइम ही नहीं आया है। दूसरी बात ये है कि जो राइटिंग और डायरेक्शन के एक जर्नी में मेरी जो कहानियाँ हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये मुझे कहनी चाहिए, अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो 3-4 चीज़ें ऐसी। अच्छा, एक्टिंग पे थोड़ा रहता है, ये बताइए जो एक्टिंग का थॉट जब दिमाग में आता है तो आप अपने आप को अब रिलेट किससे करते हैं? क्योंकि अब तो बहुत वैरायटी हो गई है। अब जो है अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, सब अलग अलग वो हो गए, एकदम समझ लीजिए कि गॉड ऑफ फिल्म्स हो गए। अब जीशान कादरी अपने आप में जीशान कादरी देखते हैं। मैं तो अब चाहता हूँ कि भाई मैं कैरेक्टर पकड़ूं। जीशान कादरी कोई कैरेक्टर पकड़ेंगे तो कैसे डिफरेंट करेंगे, जरा कुछ बताइए अपनी एक्टिंग स्किल। नहीं मतलब क्या डिफरेंट, देखिए चलिए आपकी मशहूर मूवी यही रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर। आप कोई भी ऐसी उठाइए, मैं नॉर्मल बोलता। चलिए आप अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर का एग्जांपल लेते हैं, तो जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर भी कर रहा था तो उसमें बहुत सारी मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी एक्टरों से आपको मैच नहीं खाएंगी। बिल्कुल, वो थॉट ही अलग है। हाँ, अगर आप बाकियों को देखेंगे तो बहुत संभल के और अपना एक टाइम लेकर के बातें करना है कि हमारा नाम फैजल खान है, हम तुमको ये, हम तुमको वो। और आप मेरे डायलॉग डिलीवरी देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने बिल्कुल अलग रखा कि यार वही जीशान को देखना चाहते हैं हम, दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि अगर जीशान कादरी कहीं किसी फिल्म के ऑडिशन में जाएं और वो फिल्म अभी कॉन्सेप्शन के ही फेज में है, यानी कि अभी कुछ है ही नहीं उसका, लेकिन जीशान कादरी कैसे पहुंच करके उसको किसी एक डायलॉग को, आप अपनी मर्जी का डायलॉग उठाइए, अपनी मर्जी की बात कहिए, और एक बात ऐसी कहिए कि जिससे पता चले कि जीशान कादरी हैं। ये जो लोग मेरे पीछे दिमाग लगा के बैठे थे ना, जो FIR किया था मेरे पीछे, तो मैं इनको ही कहता हूँ एक चीज़ कि जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना तो मेरा हमेशा ही खराब रहता है। ये एक्चुअल में आपका थॉट प्रोसेस है, इसी थॉट प्रोसेस से आप लिखते हैं? जीते हैं। तो फिल्म के अलावा भी जीवन में आपने कुछ सोचा था? लिखना, एक्टिंग, डायरेक्शन, इन सब के अलावा कुछ और सोचा था करेंगे? नहीं, मैं आज भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल आपके माइंड में है। जी। मैं लास्ट ईयर अगस्त में मैं धनबाद चला आया, और मैं धनबाद में पिछले 1.5 साल तो हो ही गए, मतलब 1-1.25 साल हो गए मैं धनबाद में हूँ। कुछ अपनी राइटिंग कर रहा हूँ, बहुत सारी छुट्टी हुई फिल्में हैं वो देख रहा हूँ, घर वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मगर मैं आज भी फ़ोन करता हूँ अपने दोस्तों को, तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, यार ये फिल्में नहीं बन रही, वो फिल्में नहीं बन रही, इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं, चीज़ें हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरी जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे जब जाना होगा, सुनाना होगा, तो वो चीज़ पहले ऐसी तो कि मैं कन्विंस हो जाऊँ। नहीं, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वसेपुर का अगला पार्ट भी आ सकता है या वैसा कुछ आ सकता है, और बैठा हो तो कुछ तो लिखूंगा ना वासेपुर में। हाँ, तो वासेपुर में बैठे क्यों हैं? जीशान क्यों बैठे हैं वहाँ? क्या चल रहा है वहाँ? वासेपुर की चल रही है कहानी एक, मगर वासेपुर की कहानी बहुत है ना। वासेपुर में सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है। बिल्कुल। जैसे आप अगर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की भी बात करें तो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे अंडरवर्ल्ड है, कोई एक ही नहीं है, क्योंकि किंगपिन एक हो सकते हैं, है ना, बाकी कहानियाँ बहुत है वहाँ। अच्छा, लेकिन जो ये आपकी पिक्चर थी वासेपुर,
इसने एक चाहे रियलिटी दिखाई हो, चाहे रियलिटी के करीब हो, लेकिन एक ऐसी पिक्चर दिखाई उस इलाके की, या यूँ कहिए पूरे स्टेट की, जिसने लोगों के मन में एकदम दहशत, या समझिए एक तरीके से एक अलग ही पिक्चर बना दी। क्या कभी वहाँ के जो सूरमा या वहाँ के तो जो तमाम जिसको बोलते हैं कि ठेकेदार या मालिया, जो लोग जिनके ऊपर समाज का जिम्मा होता है कि भाई हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे अपने इलाके को, ज़िले को, शहर को, जगह को, उन्होंने कभी कुछ कहा आपसे? कोई धमकी, कोई बात कि क्या कर दिया तुमने? हमें धमकी ये पुलिस सेटअप से एफआईआर ही हो सकता है हमारे पे। धमकियां उनके नहीं चलती हैं। नहीं, लेकिन कोशिश क्या करेंगे, कोई कोशिश नहीं। उनको तो मेरा बैकग्राउंड पता है ना। अच्छा। बॉम्बे में बैठे लोगों को भले ना पता हो, जिस जगह आप पले बड़े हुए, वहाँ पे तो लोगों को आपका बैकग्राउंड पता है। बिल्कुल। प्लस उनको ये भी पता है कि ये क्या सच और क्या झूठ दिखा रहा है। अगर मेरे अगेंस्ट 4 लोग सोच भी रहे हैं तो 4 लोग मेरे फेवर में भी सोच रहे हैं। तो यानी वहाँ के रहने की वजह से आपको ज़्यादा पता था, और वहाँ इस वजह से जो सच्चाई है उसको झुठला नहीं सके। क्योंकि पिक्चर जो दिखाती है, चाहे एक नई सीरीज़ जो भी आई जिसमें मिर्ज़ापुर जैसे आई सीरीज़, उसमें बहुत ही ब्रूटल नेचर ऑफ गैंग्स दिखाया। उसमें दिखाया किस तरीके से ब्रूटल हो जाते हैं। वैसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों ही पार्ट में इतनी हिंसा, इतनी गाली गलौज, इतना ब्रूटल नेचर दिखाया गैंग्स का। तो वो एक ब्रूटल मुझे नहीं लगता वासेपुर ब्रूटल है इन दैट सेंस। विजुअली ब्रूटल गोली में है, गाली में है। बहुत जगह ऐसा है जो बहुत शॉक करता है। एक इंसिडेंट है जिसमें मनोज वाजपेयी गली में जा रहे हैं, शॉल के अंदर सूजा छुपा कर ले जा रहे हैं और फिर गोद देते हैं। वो मगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं दिखा, आपको उसमें ऐसे अतड़ियाँ काट के बाहर नहीं फेंकाई। ब्लड नहीं, एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आप मिर्ज़ापुर देखोगे तो उसमें जिस तरीके का मर्डर है ब्रूटल, तो आप शायद देख भी ना पाओ। देखिए, एक्ट की जो फील होती है वो बहुत ब्रूटल हो जाती है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी बहुत ही ब्रूटल बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं। एक बहुत बड़े बॉम्बे के ही आपके बहुत ही मशहूर डॉन, उनसे मैं मिलने के लिए गया जेल में उनके ऊपर ऐसे चार्जेस की 57 केसेस हैं, वो जीवन भर नहीं छूटेंगे, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। उनसे मिलने के लिए गया तो उनकी चूँकि ब्रुटैलिटी की कहानियाँ बहुत मशहूर थी। इनफैक्ट उन्होंने मुंबई में पहली बार गैंगवार शुरू किया। पहला गैंगवार में जो मौत हुई वो उनके हाथ हुई। तो वो अपना इंसिडेंट बता रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि 20 साल से आप जेल में हैं, कैसे यहाँ पे अपना राज चलाते हैं? भाई, अंदर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, आपसे बड़े बड़े बदमाश अंदर आ रहे हैं, कैसे करते हैं? तो उन्होंने जो बताया वो बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि चाहे कितना ही बड़ा बदमाश आ रहा हो, हमारे पास 5-6 लोग होते हैं, उनको लेके आते हैं, टॉयलेट में ले जाते हैं और उनको तब तक पॉट के अंदर उनका सर रखते हैं जब तक कि वो समझ नहीं जाते हैं कि मैं क्या हूँ। ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो उसमें कहीं ब्रुटैलिटी नहीं है, मतलब उसमें, लेकिन ऐसा एक घिनौनापन है, एक ऐसा जो आपके अंदर के अंदर कपा देता है। तो वो चीज़ जो आई वासेपुर में, उसने फिल्मों में आगे दिया। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ ब्रेक करके बताता हूँ। हमने उस चीज़, हर चीज़ों को इतना रियल रखा था ना, हर चीज़ों को, कि इसीलिए तो वासेपुर बनी। आप इसको समझिए। जब मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम पे बहुत बड़े स्टार को कास्ट करने के लिए कॉर्पोरेट तैयार थी कि भाई इनको ले लो और इनको ले लो, सुपरस्टार हीरो हीरोइन को। बिल्कुल। और अनुराग सर को एक बहुत मोटी फीस मिल रही थी। उन्होंने बोला बस ये फीस ही मुझे दे दो, मैं इसी में फिल्म बना दूंगा, आप स्टार कास्ट छोड़ दो। अच्छा, तभी नए लोगों को मौका दिया गया। नए लोगों को मौका दिया गया। तभी मैं बोलता तो हूँ कि आप वासेपुर बनाने की बातें सब पूरी इंडस्ट्री करती है, पर नवाज जैसे लुक अलाइक को आप लेंगे क्या भैया? नवाज जैसे लुक को आप लेंगे क्या अपने फिल्म में हीरो? नहीं। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था वो। और एक और चीज़, जब आप कहानी लिख रहे होंगे तो क्या आपके दिमाग में था कि कैरेक्टर कौन होगा? नहीं, तब कुछ भी नहीं था। नहीं, कोई भी इंसेप्शन, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो एक थॉट भी आता है। जैसे आप कोई भी चीज़ में, वो तो डिपेंड करता है। हम मेरे में नहीं आता है। मैं तो पहले लिखता हूँ। मेरे लिए पहले स्क्रिप्ट हीरो है। मेरे लिए पहले कभी कोई हीरो दिमाग में नहीं रहा है ना, कि मैं इनको रख करके लिखूंगा। बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं। बहुत पुरानी फिल्म की मैं बात करूँ तो एक मूवी आई थी किंग अंकल, मालूम है? फिल्म लिखी गई थी जैकी श्रॉफ की मूवी, शाहरुख खान, लेकिन लिखी गई थी वो अमिताभ बच्चन के उसको रख करके कि वो स्ट्रेचर, वो अपीयरेंस, वो एटीट्यूड उनके अंदर आएगा। लेकिन जब लिखी गई तो उसी एटीट्यूड से चूंकि ढले रहे तो जैकी श्रॉफ ने भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश की। तो एक राइटर क्या वैसे ही लिखता है? तो डिपेंड करता है ना कि राइटर किंग अंकल लिखता है कि राइटर वासेपुर लिखता है। तो जब हम वो एकदम क्लीन फिल्म थी जिसमें कहीं कोई कैरेक्टर इमेजिनेशन नहीं था, कुछ नहीं। मैंने एक और फिल्म यहाँ पर बनाई थी। फिल्म का नाम था मेरेठिया गैंगस्टर।
कौन लड़के थे, सारे नए लड़के थे। फिर मैंने एक फिल्म अभी करी, लिखी, उसको प्रोड्यूस करी, हलाहल। तो हलाहल में कौन थे? आपने अगर अभी फिल्म देखी हो कोहरा, कोहरा एक सीरीज आई है ना? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोहरा के ही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हलाहल की, रणदीप। नहीं, मैं बिल्कुल नए चेहरों को काम देता हूँ बनाने के लिए। जैसे आप हीरो बनने के लिए आए थे, तो जिनको हीरो बनना हो जीशान कादरी साहब से संपर्क करें सारे। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि हीरो की तो गारंटी मैं लेता नहीं, क्योंकि मेरी फिल्म में हीरो तो मेरा स्क्रिप्ट है। बाकी एज एन एक्टर आप जितना अच्छा परफॉर्म कर लो और फिर बाकी आपकी किस्मत। अच्छा चलिए, एक और चीज़, जैसे आपने किस्सा बताया कि वो लेडी को चूंकि पॉपुलर होना था और अपने नाम खराब करना था, इसलिए उसने हरकत की। ऐसी हरकत बहुत सारे लोग करते हैं आजकल। फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है, जिनकी सलमान खान की आपने बात की, बिश्नोई बैठ करके जेल में दे रहे हैं धमकी। क्या लगता है आपको, क्या है ये कहानी? क्या है कहानी, बताइए, आप ही बताइए। आपको क्या लगता है कौन है बिश्नोई? नहीं, ये तो लोगों ने ठेका उठा लिया कि अब बिश्नोई जो है वैसे हैं और इनके हमारे डॉन है और फलाने हैं। अरे वो पाकिस्तान के एक आतंकवादी से वीडियो कॉल पे बात करता है। Am I right or not? Yes, on record जो भी है। अब पप्पू यादव उसके बारे में बोलते हैं कि हम उसको तो 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे, फिर शांत भी जाते हैं। तो मुझे पता नहीं है क्या मार्केटिंग चल रही है एक नाम पर। कहानी ये भी चल रही है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई को एजेंसीज का सपोर्ट, एक उसके लिए ऐसा कानून बना हुआ है जिसकी वजह से उसको कस्टडी में लेके पूछताछ नहीं की जा सकती। ही इज द ओनली पर्सन इन लास्ट। तो जिस दिन गोल्डी बरार मर गया उस दिन क्या होगा इनका? भाई इनका सपोर्ट तो गोल्डी बरार है, गोल्डी बरार के नाम पे खा रहे हैं पी रहे हैं ना लॉरेंस बिश्नोई। गलती से जिस दिन वो मरा गया उस दिन इनका क्या होगा? गवर्नमेंट इनको खुद ही छोड़ देगी। नहीं, सलमान खान जैसे एक्टर को जो है धमकी दे करके कहना बोल। सलमान खान एक्टर को धमकी दे करके तो सलमान खान कोई क्रिमिनल है क्या? और उनका केस कोर्ट में है ना। तुम कोर्ट से बड़े हो क्या? कोर्ट को डिसाइड करने दो, सिंपल सी बात ये थी। ये क्या टैक्टिक्स ये भी है कि अपने नाम को और बड़ा करने के लिए, चर्चा में लाने के लिए, जैसे नाम खराब कर दो राइट्स? आप बताओ ना, आप सिंपल सी एक बात सोचो, कौन जानता है इस बिश्नोई को? कौन जानता है? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ सर। मेरे अभी धनबाद जेल में लास्ट ईयर दिसंबर में जेल के अंदर एक क्रिमिनल को 7-8 गोली मार दी। जेल के अंदर पिस्टल भी तिहाड़ में मार दी या बुलंदशहर में मार दी, है ना। बड़े बड़े क्रिमिनल मर गए, फलाना मर गए। हमारे यहाँ एक एक्स मेयर थे, बहुत यंग लड़का, बहुत ही डायनेमिक। अब जलन और चिड़ इतनी है कि आपसदारी में ही उसको शाम के 6 बजे धनबाद में 67 बुलेट्स मारे। और वो सबसे दर्दनाक चीज़ थी धनबाद की, मतलब वैसा चीज़ होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया। ठीक है, किनको पता है ये सब बातें? किसी को नहीं, मगर लॉरेंस बिश्नोई सबको पता है। तो भाई पीआर तो किया ही जा रहा है। अच्छा, तो ये सारी, ये बताइए जेल में कहाँ से वो वीडियो बना रहा है और वीडियो पे बात कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है जेल से बैठ करके, है ना। तो ये सब लॉरेंस बिश्नोई ये सब पीआर है सर। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी आती है, आप चूंकि बाहर इंडस्ट्री से बाहर के गए, कहीं कोई ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, बार बार बात आती है कि नेपोटिज्म बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को मौका मिलता है जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ऐसा आपको महसूस हुआ? आप एक बात बताइए, कोई डिग्री है क्या इसमें कि भाई देखो फलां डिग्री करके आओगे तो तुम एक्टर या डायरेक्टर बनोगे, नहीं आओगे तो लेके नहीं बनोगे? जो ये लेके नहीं है फिर भी बना दिया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसमें डिग्री है, माँ बाप तो उसमें भी अपने बच्चों को ढकेल दे रहे हैं कि भाई डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर ही बने, बेटी डॉक्टर ही बने। भाई आईएएस ऑफिसर है तो वो चाह रहा है कि मेरा बेटा भी यूपीएससी कंप्लीट करे, है ना। और नहीं, बनाने की ख्वाहिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री में क्लोजली नेटेड। सबसे पहले तो वही उनकी ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि यार मेरे बच्चे भी एक्टर बन जाए, बड़े एक्टर। इन एक्टरों ने बड़ा रोल आया है, ये टाइम नहीं देते थे, हमारा बेटा एक्टर बन जाए। हो सकता है ना, ये भी एक थॉट हो। और बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, इजी वे आउट है, हम भी बनेंगे एक्टर, हम भी एक्टिंग करेंगे। क्या है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, फादर का नाम जुड़ा हुआ है, चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर नेपोटिज्म नहीं, आप नेपोटिज्म जिस चीज़ को कह रहे हो, अगर वो होती इंडस्ट्री में और क्या वो नहीं होती इंडस्ट्री में, आपको संजय दत्त मिलते क्या? आपको सन्नी देओल मिलते क्या? तो अब तो ऐसे जेम्स भी नहीं मिलते। पर जब नहीं चले तो भाई नेपोटिज्म हो गया। ये तो देखिए, मैं अब क्या ही बोलूँ, लोगों की अपनी अपनी चीज़ें हैं बोलने के लिए। आप हिट हीरो को बोलो ना ये बात। बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो ठीक है इस फैमिली से आए, आमिर खान भी तो इसी फैमिली से आए, सलमान खान भी इसी फैमिली से आए। भाई बैकग्राउंड तो फिल्मी ही था,
हाँ, हो गए ना सुपरस्टार। माने काबिलियत होनी जरूरी है। बिल्कुल, काबिलियत होनी ही जरूरी है सर। सुनिए, आप जो स्ट्रगल की बात करते हैं इंडस्ट्री में, इसको मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रगल, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये वो जो आप जितना स्ट्रगल आप सुनाते हैं कि जीशान कादरी, अनुराग कश्यप स्ट्रगल, हम फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं सर। वहाँ टैलेंट है ना हम में, तो हमें काम मिल जाता है। फाइनेंशियली स्ट्रगल तो थी शुरुआत की कि भाई ये 2 BHK कहाँ से लाएंगे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। अच्छा, तो क्या जीशान सुन 2 मिनट, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। काम का स्ट्रगल तो नहीं था ना बहुत ज्यादा। अनटिल अनलेस नवाज को सलमान खान नहीं बनना था, वो आज भी नहीं बन पाएंगे, फिर उनकी स्ट्रगल चालू हो जाएगी। ठीक है, मगर सलमान खान तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहरुख खान आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मेरी फिल्म 300 करोड़ कैसे कमाएगी, मेरी फिल्म 400 करोड़ कैसे कमाएगी। ये भी तो एक स्ट्रगल है सर। मेरा बेटा कैसे आगे बढ़ेगा, एस्टैब्लिश हो जाए, फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। तो ये स्ट्रगल ज्यादा बड़ी स्ट्रगल है। जीशान साहब, अपने स्ट्रगल टाइम का कोई किस्सा बताइए कि जिसमें आपको बड़ा झेलना पड़ा हो, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट तो था, हीरो बनने के गुण भी थे, माशाल्लाह शक्ल सूरत भी है, लेकिन आप लिखने लगे, फिर लिखने का मौका बड़ा ज़्यादा मिल गया, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल चलता रहा, तो क्या क्या अकेले रहते होंगे? आपके आसपास कोई स्टारडम और भीड़ तो इकट्ठा नहीं हुई थी जब तक आई नहीं, बाद में लोग मिलने लगे होंगे, तो उस दौरान क्या स्ट्रगल करते थे आप? क्या संघर्ष रहता था मन में? मैं संघर्ष, पता है क्या, चीज़ों को सीखने का संघर्ष था कि इतनी वास्ट है इंडस्ट्री। जब मैं कल मैं एक स्कूल में 2 दिन पहले गया था, ऐसे ही बुलाया गया था एज अ गेस्ट, तो मैं बच्चों को वही समझा रहा था कि यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, इंडस्ट्री का नाम सुनते ही माँ बाप के दिमाग में कि यार ये फिल्म इंडस्ट्री जा रहा है मतलब एक्टिंग करेगा मतलब स्ट्रगल। तो ऐसा नहीं है। एक्टिंग का एक, जैसे आप एंकर हैं तो आपका एक रोल है, उसके पीछे कई लोग हैं ना, कैमरामैन है, एडिटर हैं, 100 चीज़ें हैं, तो वो भी तो एक टेक्निकल पार्ट है जिसको आप सीख के जाइएगा तो स्ट्रगल नहीं है। मगर अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मैं एक एंकर बनूं, तो हो सकता है कि वहाँ स्ट्रगल हो, मगर बाकी सारी चीज़ों में हो सकता है स्ट्रगल कम हो, चीज़ें जल्दी मिल जाएं। भाई नौकरी तो आसानी से मिलती ही नहीं कहीं भी जब तक आप में टैलेंट ना हो, और टैलेंट होने के बाद कोई आपको छोड़ता नहीं है। वो हमारे बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है कि सरस्वती के पीछे जाओ लक्ष्मी खुद आ जाएगी। हाँ, ये हर जगह लागू होती है, आप सरस्वती के पीछे जाइए। अच्छा, बता रहे थे कि आप 1.5-2 साल से वहाँ हैं, तो जो चल रहा है वहाँ पे, क्या ये वासेपुर का ही कुछ सीक्वल है या वासेपुर का कुछ और नया सच सामने आने वाला है? नहीं, वासेपुर का सीक्वल तो नहीं है, मगर वासेपुर में बहुत सी कहानियाँ हैं जैसे मैंने आपको कहा, तो उसमें से कुछ चल रहा है मेरा अभी राइटिंग में। क्या वैसा ही कुछ है, वैसा ही जैसा वासेपुर ही वैसा है अभी। अच्छा, पूरा वासेपुर ही वैसा है? नहीं, पूरा वासेपुर ही वैसा नहीं है। फादर मेरे इंजीनियर हैं, वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि वासेपुर ही ऐसा है, आई एम गोइंग टू से दैट फिल्म का वर्ल्ड जो मेरी दुनिया है। तो क्या इसमें लिखने के अलावा जीशान कादरी साहब को लोग एक्टिंग करते हुए फिर देखेंगे? शायद डायरेक्शन करते हुए देखें। अच्छा, डायरेक्टर के तौर पे फिल्म लेकर के आ रहे हैं। तमाम चीज़ें इसमें अभी सेट हो गई हैं या अभी उस पर काम ही चल रहा है? नहीं, अभी तो मेरा सबसे पहला फोकस ये है कि मैं कहानी को कुछ ऐसा लिखूं। देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है कि जब आप कोई एक चीज़ लिखते हैं ना और दूसरी चीज़ लिखने जाते हैं तो उनमें कंपैरिजन बहुत होता है। हाँ, आपको जज करते हैं लोग बहुत सारा। दूसरी चीज़ ये है कि वासेपुर बनने के बाद एक ऐसा लैंडमार्क हो गया कि वासेपुर के बाद ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों ने कंपेयर करने लगा। क्या रंगबाज आ गई, मिर्ज़ापुर आ गई, ये आ गई, सब उसी तरह की बन गई। तो अब क्या अलग बनेगी वासेपुर जो इन सब चीज़ों से अलग हो? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि दुनिया सेम, गाली गलौज, वायलेंस, जो मैं आपको बोल रहा था कि वासेपुर ही, जो मैंने आपको भी क्या बोला कि वासेपुर है ही ऐसा, वासेपुर है ही ऐसा, नॉट द गांव वासेपुर, फिल्म का जो वर्ल्ड है, जो फिल्म वर्ल्ड है एक वासेपुर का, कि इस वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, तो वर्ल्ड को अब कैसे आप अलग दिखाओगे? अब फाइट उसकी है। अच्छा, कोई एक ऐसा पहलू जो लोग नहीं देखे, जो नया हो पर ऑथेंटिक हो। अच्छा, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूरा माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री है ही ऐसी एकदम ग्लैमराइज्ड है, बहुत सारी वहाँ पे चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के पैसे की बात हो, चाहे वो रेप पार्टीज की बात, सब कुछ होता है। उसका क्या नया एंगल है जिसको आप, जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री रखता है? फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री ही रखता है, इन सारी खामियों, इन सारी तमाम वैरायटी ऑफ थिंग्स के अलावा भी क्या ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री में जो आपने देखा जो उसको अलग बनाता है, आपको लगता है? फ्रीडम, अपनी चीज़ें बनाने की फ्रीडम, अपनी चीज़ें कहने की फ्रीडम, है ना। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्री में हायरार्की नहीं है ना, तो वो एक कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फ्रीडम भी देता है, चीज़ें भी देता है, आप अपनी सोच से। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ कोई भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी बनाए, अगर उसके काबिलियत है, दिखेगा तो कर लेगा,
और वो हिस्सा है उसका। भाई जीशान कादरी कहते तो किसी ने ऐसा थोड़ी बोला था कि भाई तुम एक्टिंग नहीं कर सकते या यहाँ पे कोई बाहर के आने वाले लोग एक्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ राइटिंग ही करेंगे, है ना, सिर्फ कैमरामैन ही बनेंगे, सिर्फ एडिटर ही बनेंगे, ऐसा जिसके अंदर जो बूता है वो करे। तो इससे बड़ा फ्रीडम आपको कहाँ चाहिए? एक और चीज़, 80 के दशक में या शुरुआत में ये माना जाता था कि फिल्म इंडस्ट्री पे ज़्यादातर कब्जा है अंडरवर्ल्ड का, मतलब पैसा उनका लगा है, वो सारा ड्राइव करते हैं, सारा मैनेज करते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं। वक्त बदला, कहानियाँ बदली, लोग बदले, किरदार बदले, इन्वेस्टर्स बदले, तमाम। क्या आपको लगता है अभी भी उतना ही दखल है वहाँ? मुझे जीरो लगता है। अब नहीं। अब मैं तो 2009 से हूँ, 2009 से तो मेरे सामने जीरो है। भाई फिल्म तो हमें भी बनानी है, जब फिल्म बनाने के लिए आपको फंडर्स नहीं मिलते हैं, आपको पता है कि कितना स्ट्रगल होता है एक एक फंड के लिए, तो प्रतीक ग्रुप्स आ सकते हैं हमारे साथ। प्रतीक ग्रुप्स आए, फिल्म बनाई, इरोस के साथ की, Z5 के साथ की फिल्में, वायाकॉम के साथ स्टार्ट करी थी। तो कॉरपोरेट का जो अब स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है और अब वही करते हैं। उनके साथ काम करने का जो एक मज़ा है, चीज़ें हैं वो समझते भी हैं। फिर फिल्म एक बनाने तक का ही आपका टेंशन है, उसका फिर PR रिलीज़ वो लेते हैं, वो उसको अच्छे से चीज़ों को करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2007-8 से जो ये कॉरपोरेट का आया है सिस्टम वहाँ, इसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। अच्छा, एक और चीज़ अब इस इंडस्ट्री में एक नई आ गई, जैसे कि कोई मूवी है, भले ही वो अच्छी ना हो, अच्छी है या अच्छी नहीं है, दोनों ही हालात में अब PR का काम, मार्केटिंग का काम, उसकी प्रोजेक्शन का काम, उसकी जो तमाम पब्लिसिटी का काम है, वो इतना ज़्यादा होता है कि जब तक दर्शक समझता है कि फिल्म अच्छी है, बुरी है, ये क्या है, खेल करके चली जाती है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखिए PR का तो बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर पब्लिक बहुत समझदार है, मैं ये भी मानता हूँ। भाई बहुत सारी फिल्मों का बहुत PR हुआ बट बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, नहीं कमा पाई पैसा। मगर वहीं पर आप एनिमल देखो, 350 करोड़ कमा के जा रही है, जो बहुत डिफरेंट लीग से हटके बहुत सारी है। अभी सिंघम 3 आ गई। नहीं, सिंघम 3 और भूल भुलैया 3, स्त्री 2, ये सब तो आई हैं। मगर मैं आपको बिल्कुल ही अलग फिल्म के फिर भी एग्जाम्पल दिया, एनिमल, कि जो सिर्फ वॉयलेंस से भरा हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो ये हो जाता है कि यार इसमें ऑडियंस कम हो जाएंगी, चीज़ें कम हो जाएंगी। फिर भी उसके PR में इस तरीके से PR हुआ तो ऑडियंस को पसंद भी आई, ऑडियंस को मज़ा आया, ऑडियंस को लगा कि यार ये फिल्म थिएटर में देख लो, ये बाद में घर पे TV में मजा। लेकिन ये भी होता है कई बार कि बहुत हाइप क्रिएट हो गया, लोग देखने चले गए और अंदर देखे बैठे, आधे सो गए, या मान ली सोच रहे हैं क्यों। वो फिल्म 350 करोड़ नहीं कमाती, रिकॉर्ड ही नहीं है। वो फिल्म 100-150 में रुक जाएगी, बहुत PR कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, 100, 125, 150 पे रुक जाएगी। चलिए, अच्छा, आज अब आपसे चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन एक आखिरी सवाल और पूछता हूँ। एक राइटर, एक एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करने वाले या धनबाद के वासेपुर टाइप के इंसान जीशान कादरी हैं क्या है, क्या चीज़ है जो इस सब पे दिखता है? उसके अलावा जीशान कादरी असलियत में क्या है? भाई मैं असलियत में बहुत ही सीधा साधा मत कहिएगा, क्योंकि आप बता चुके हैं बाहर सेटल कर देता हूँ। नहीं, सेटल कर देता हूँ नहीं, बहुत। देखिए, अगर मेरे घर में एक पढ़ाई भी पढ़ाई गई है, सवाल जिस भाषा में की जाए ना, जवाब उसी भाषा में देनी चाहिए, वरना आप फिर इंसान ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरी टीचिंग है भाई। आप मुझे थप्पड़ मार के मुझसे ये ज्ञान नहीं ले सकते कि मैं कोर्ट भागूं, मैं नहीं भागूंगा वो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा वो देखा जाएगा, वक्त के वक्त में आदमी कैसे एक्शन का रिएक्शन करता है। मगर मैं अपने बारे में बोलूं, मैं बहुत नॉर्मल सा एक लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिशें नहीं, ज़िंदगी में दुनिया में आया हूँ, चीज़ें कर रही हैं तो बस कर रहे हैं, चल रही हैं। नहीं, आपने कहा सलमान जैसी ख्वाहिशें लेकर के निकले घर से, और ख्वाहिशें नहीं। फिर वो भी तो था कि यार 6 महीने करेंगे, प्रैक्टिकली बहुत हूँ, 6 महीने करेंगे होता है, ठीक है, वरना अपने वर्ल्ड में वापस। तो प्रैक्टिकल भी हूँ, ख्वाहिशों के चक्कर में ज़िंदगी खराब नहीं कर दूंगा। तो वो भी तो कहा मैंने आपसे, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में। तो मैं प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकली चलता हूँ, चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ। मालूम है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे, देखिए, एक शौक होने एक अलग चीज़ है। मन तो मेरा ये भी करता है कि यार इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये मन ही है ना, शौक ही है। पहुंच जाइए एक दिन स्टेडियम, हो सकता है नहीं कि इस मैच खेलने को ना मिले, हो सकता है कोई और बड़ा रोल मिल जाए। यू नेवर नो। मगर मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं खेलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ही गंदा बैट्समैन और बॉलर हूँ। मैं इंडिया की हार का एक धब्बा नहीं बनना चाहता कि हार की। कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस फिल्म में आप इतना नाम और रोशन करें कि लोग अच्छी अच्छी फिल्में देखकर। नहीं, आप लोगों का साथ होगा, बिल्कुल बनाएंगे। और इसी
तो ये जीशान साहब हैं जो बता रहे थे कि कैसे वो हीरो बनने के लिए गए, लेकिन वो लिखने लगे और फिर लिखा तो कुछ ऐसा लिखा कि जिसने फिल्मों का ट्रेंड ही बदल दिया। उम्मीद है कि 1.5-2 साल जो गायब रहे, अपने घर रहे, वहाँ कुछ और लिखा, कुछ ऐसा लिखेंगे जो लोगों को पसंद आएगा और आगे भी इसी तरीके से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। फिलहाल इनसे मुलाकात के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।